क्या आप किसी पब्लिक सर्वेंट की पर्सनल इन्फॉर्मेशन राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत नहीं मिल सकती है? क्या डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट ने राइट टू इन्फॉर्मेशन को कमज़ोर कर दिया है और इसी वजह से सेक्शन 44 क्लाउज 3 को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है? इसको आसान भाषा में समझते हैं। पहला सवाल, आखिर पहले राइट टू इन्फॉर्मेशन में क्या व्यवस्था थी? पहले राइट टू इन्फॉर्मेशन के सेक्शन 81J के तहत अगर कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन मांगी जाती थी तो उसे हर हाल में नहीं रोका जाता था। उस समय पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर के पास एक स्टैट्यूटरी पावर थी, वो दो चीज़ों के बीच में बैलेंस करता था। पहला था राइट टू प्राइवेसी, जो हर एक इंडिविजुअल का पर्सनल राइट होता है। दूसरी तरफ था लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट। अगर उसे लगता था कि प्राइवेसी से ज़्यादा पब्लिक इंटरेस्ट महत्वपूर्ण है तो वो पर्सनल इन्फॉर्मेशन होने के बावजूद भी उसे डिस्क्लोज करने की अनुमति दे सकता था। दूसरा सवाल, पब्लिक इंटरेस्ट का क्या मतलब है? इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि किसी व्यक्ति की पर्सनल इन्फॉर्मेशन मांगी जाए। पब्लिक इंटरेस्ट तभी माना जाएगा जब इन्फॉर्मेशन से किसी बड़े सार्वजनिक उद्देश्य की पूर्ति होती हो। जैसे अगर किसी मिनिस्टर या आईएएस ऑफिसर पर आय से अधिक संपत्ति रखने या करप्शन का आरोप है तो उनकी एसेट डिक्लेरेशन पर्सनल इन्फॉर्मेशन हो सकती है। लेकिन यदि उसी इन्फॉर्मेशन से करप्शन का पता चल सकता है, पब्लिक अकाउंटेबिलिटी सुनिश्चित होती है, तो वह लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट का मामला बन सकता है। इसी कारण पहले पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर हर मामले में अलग अलग फैसला करती थी। तीसरा सवाल, जब डिजिटल प्राइवेसी डेटा प्रोटेक्शन एक्ट की सेक्शन 44 क्लाउज 3 है, उसमें इतना विवाद क्यों है? पिटिशनर्स का कहना है कि सेक्शन 44 क्लाउज 3 ने राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के सेक्शन 81J में बदलाव किया है। अगर अब इन्फॉर्मेशन को पर्सनल इन्फॉर्मेशन मान लिया जाए तो पब्लिक अथॉरिटीज़ उसके डिस्क्लोजर से आसानी से इनकार कर सकती है। यानी पहले जो प्राइवेसी और पब्लिक इंटरेस्ट के बीच बैलेंसिंग एक्सरसाइज होती थी, पिटिशनर्स का कहना है कि वो काफ़ी हद तक कमज़ोर हो गई है। इसलिए उनका तर्क ये है कि इससे नागरिकों का राइट टू इन्फॉर्मेशन डाइल्यूट हुआ है। चौथा सवाल, इसमें पुट्टास्वामी जजमेंट कहाँ आता है? पिटिशनर्स ने सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस KS पुट्टास्वामी जजमेंट 2017 का सहारा लिया। इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर स्टेट किसी फंडामेंटल राइट पर रिस्ट्रिक्शन लगाती है तो उसे प्रोपोर्शनलिटी टेस्ट पास करना होगा। पांचवा सवाल, प्रोपोर्शनलिटी टेस्ट क्या होता है? इससे एयरपोर्ट सिक्योरिटी के उदाहरण से समझ सकते हैं। एयरपोर्ट अथॉरिटी का उद्देश्य लेजिटिमेट होता है, लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करना और ये देखना कि अगर कोई व्यक्ति हथियार लेकर जा रहा है तो वो फ्लाइट में नहीं जाए। इसलिए एयरपोर्ट अथॉरिटी पर मेटल डिटेक्टर, बैजेस, स्कैनर, सिक्योरिटी चेक किया जाता है। हाँ, इससे प्राइवेसी थोड़ी प्रभावित होती है, लेकिन उतनी ही सीमा तक होती है जितनी पब्लिक सेफ्टी के लिए ज़रूरी है। यही प्रोपोर्शनेट रिस्ट्रिक्शंस है। अब सोचिए, अगर एयरपोर्ट अथॉरिटी कहे कि फ़्लाइट में बैठने से पहले आपका व्हाट्सएप, बैंक डिटेल्स, ईमेल, लोकेशन हिस्ट्री भी देनी होगी, तो क्या ये फ़्लाइट सिक्योरिटी के लिए ज़रूरी है? नहीं। यानी यहाँ अथॉरिटी अपने उद्देश्य से कई ज़्यादा आपकी प्राइवेसी में हस्तक्षेप कर रही है। यह डिस्प्रपोर्शनेट रिस्ट्रिक्शन कहलाता है। छठा सवाल, पिटिशनर्स सेक्शन 44 क्लाउज 3 में क्या कह रहे हैं? पिटिशनर्स ये नहीं कह रहे हैं कि प्राइवेसी की रक्षा नहीं होनी चाहिए, वो यह कह रहे हैं कि प्राइवेसी की रक्षा के लिए पहले से राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट में एक बैलेंस्ड मैकेनिज्म मौजूद है, जहाँ पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर हर मामले में ये तय करता था कि प्राइवेसी ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये पब्लिक इंटरेस्ट। उनका तर्क ये है कि सेक्शन 44 क्लाउज 3 ने इस बैलेंसिंग मैकेनिज्म को कमज़ोर कर दिया है। प्राइवेसी के नाम पर डिस्क्लोजर पर व्यापक रोक लगा दी गई है। इसलिए पिटिशनर्स का कहना है कि ये पुट्टास्वामी जजमेंट की प्रोपोर्शनलिटी प्रिंसिपल और खास करके जो लीस्ट रिस्ट्रिक्टिव मेजर है उस पर, उसके जो टेस्ट है उस पर ये खरा नहीं उतर रहा है। तो ये सुप्रीम कोर्ट का जो है अंतिम निर्णय नहीं है, ये पिटिशनर्स का उनका तर्क है, उनका एलेजिंग ग्राउंड है। उन्होंने संवैधानिक रूप से ये तर्क किया है। अब सुप्रीम कोर्ट ये तय करेगी कि क्या वास्तव में सेक्शन 44 क्लाउज 3 ने राइट टू प्राइवेसी और राइट टू इन्फॉर्मेशन एंड प्राइवेसी के बीच जो बैलेंस है वो कॉन्स्टिट्यूशनली सही है या अनकॉन्स्टिट्यूशनल है।